नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आइए एनसीईआरटी बुक से पॉलिटी का जो हम रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हैं। आइए आज इसका नया वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। आइए देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, टॉपिक है केंद्रीय मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, इससे पहले हम उपराष्ट्रपति को कवर किए थे। आइए मंत्री परिषद के बारे में समझते हैं। आज तो ये टॉपिक है मंत्री परिषद। इसमें जानेंगे मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। आइए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और क्या कहेंगे, एक वैधानिक कहेंगे, मतलब कि कानूनी रूप से मान्य होता है राष्ट्रपति का ही। आगे देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, कोई भी काम होता है राष्ट्रपति के नाम ही होता है, लेकिन वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो एक सांसद सदस्य बनने के जो आयु होता है 25 वर्ष, उतने होना चाहिए प्रधानमंत्री। कोई भी सांसद सदस्य ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। तो अब यहाँ समझते हैं उच्च सदन। संसद में 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिला के संसद बनते हैं। इसमें राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। तो जब ये प्रधानमंत्री उच्च सदन से रहेंगे, राज्यसभा से रहेंगे, तब इसके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा उसमें ये अपना मत नहीं डाल सकते हैं। आगे देखते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन। ये बात बताइए इससे पहले। और कानूनी रूप से कहेंगे या वैधानिक रूप से ये राष्ट्रपति के नाम से काम होता है। अगला है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्य का न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य के 50 सदस्य रहेंगे, तो ये अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्य की न्यूनतम कितनी संख्या? 50 सदस्य होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः यह जो है लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन ये राज्यसभा का भी सदस्य बन सकते हैं प्रधानमंत्री। दोनों सदन में से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और कोई भी नहीं भी है दोनों सदन में से तो 6 माह तक के लिए उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं। भारत के जो है संविधान का अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार, उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार, उत्तरदायित्व का निर्धारण अनुच्छेद 75 में। तो मंत्रिपरिषद की चर्चा, आकार की निर्णय कहाँ पे है, मतलब अनुच्छेद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद का आकार के बारे में 75 में। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये जो है यह प्रावधान कौन संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? तो ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये 51वां संवैधानिक संशोधन, ये 91 जो है अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन, उसके द्वारा 2003 में जो है ऐसा प्रावधान लाया गया है कि 15% लोकसभा मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के 15%, जितना लोकसभा सदस्य है उसका 15% जो है मंत्रिमंडल में बन सकते हैं। संसद के सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं? तो ये 6 माह तक रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद संसद के प्रति, संसद मतलब पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान के
किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ के कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये अनुच्छेद 257 में चर्चा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ के कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। यह है 257। आगे देखते हैं, लाभ के पद का निर्धारण सांसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। कोई लाभ के पद पर रहता है तो वो राष्ट्रपति नहीं बनता है या कोई चुनाव नहीं लड़ता है, तो इसका निर्धारण लोकसभा या सांसद या विधानमंडल के द्वारा निर्धारण किया जाता है। कौन कौन लाभ का पद होता है, इसका जो है निर्धारण। अगला एक क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के। किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन कार्य करती है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो पहले गृह मंत्री थे कैलाश नाथ काटजू और बाद में रक्षा मंत्री भी बने थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. सन्मुखम चट्टी लिखा है, ये सेट्टी भी होता है। तो ये कब पहला वित्त मंत्री कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. सन्मुखम चट्टी। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया है? क्वेश्चन ये वाला बहुत चर्चित है कि भारत का प्रधानमंत्री जो कि लाल बहादुर शास्त्री थे, इसका निधन ताशकंद में हो गया। ताशकंद में एक समझौता हो रहा था भारत पाकिस्तान के बीच में, जो 65 में युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के समझौता में लाल बहादुर शास्त्री वहाँ गए थे। वही समय वहाँ पर जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री पहला आदमी है जिसे कि मरणोपरांत भारत रत्न इसे दिया गया है। अपने प्रधानमंत्री काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? क्वेश्चन है, कौन एक बार भी संसद में नहीं गया था प्रधानमंत्री बनने के बाद? इसका कार्यकाल कम दिन का था, इसका हटा दिया गया था अविश्वास प्रस्ताव ला करके। तो ये था चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के 3 में। 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किसमें? 352 के 3 में। एक ही जगह बस मंत्रिमंडल है। श्वेत पत्र भारत के संविधान संबंधित अधिकार दस्तावेज है, आधिकारिक दस्तावेज है। श्वेत पत्र जो है भारत के संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। आगे देखते हैं, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? ये जो है कौन प्रतिवेदन दिया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर। अब आगे देखते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है? आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला है मंत्रिपरिषद। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री, ये सब कहलाता है मंत्रिपरिषद। लेकिन मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में। अब देखिए, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया। मंत्रिपरिषद का चर्चा संविधान में है, लेकिन ये जो है मंत्रिमंडल 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। ये संविधान के मूल पाठ में नहीं था। आगे देखते हैं, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। सैद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा कार्य का निर्धारण किया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें है मंत्रिमंडल में व्यावहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रियों के कार्य का निर्धारण करता है और मंत्रिपरिषद के शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला
है डिफरेंस। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल जो निर्णय लेते हैं उसका क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें रहता है कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, उप मंत्री सब मिलके करते हैं। आगे देखते हैं, नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को दिशा निर्देश देता है तथा निर्णयों का क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। ये मंत्रिमंडल नीतिगत निर्णय का क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को दिशा निर्देश भी देता है और इसका क्रियान्वयन भी, निगरानी भी करता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आज का ये जो मंत्रिपरिषद जो टॉपिक था यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।